नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, मेहरबानी कि आपने खिदमत का मौका दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, 2 दिन पहले लंदन की सड़कों पर जो नजारा देखने को मिला है, जहां पर नारे लग रहे थे यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, वो नारा तो हमारे देश में योगी आदित्यनाथ लगातार दे रहे हैं। बटोगे तो कटोगे। यानी कि योगी आदित्यनाथ से सबक सीख लिया आखिरकार अंग्रेजों ने कि अगर वो अब ना जागे, अब सड़कों पर ना उतरे तो फना हो जाएंगे। आपका सही निष्कर्ष है। 13 सितंबर को यानी शनिवार के दिन लंदन की सड़कों पर इतना बड़ा विशाल जुलूस कम देखने को मिला था। लोग बताते हैं कि लंदन की सड़कों पे 1.5 लाख लोग आ गए थे, जिनको पेट्रियट्स कहा जाएगा। एंड उनके जो नारे हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एक नारा तो आपने बताया कि वो बिल्कुल था, बटेंगे तो कटेंगे, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, ये एक पॉइंट थी। और जब हमारे देश में जब निर्वाचन के समय जब योगी जी ने ये आह्वान दिया था, बटोगे तो कटोगे, तो कई टीवी डिबेट से मैं गया था। और उसमें कहते थे ये फिरका परस्त, एक तरफा, ये समाज को बांटने वाला है। ये समाज को बांटने वाला है, ये समाज को एक करने वाला है। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, और इतने तिनके की दाढ़ी और तिनके में अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा था उस वक्त। आपको बुरा किसको लग रहा है? जो ये कह रहे हैं कि तुम एक हो जाओ, और जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तुम उनको तोड़ दो। आह्वान बिल्कुल स्पष्ट था, संकेत बिल्कुल स्पष्ट था। लेकिन कानून की अपनी एक अनिवार्यताएं होती हैं, और समाज की एक अपनी मजबूरी और अनिवार्यताएं होती हैं। उसके मद्देनजर शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके योगी जी ने किया था। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था कि भारत के सब लोग एक रहें, विशेषकर जो सनातनी है वो तो एक रहे ही, पूरा भारत एक रहे, हिंदू मुसलमान एक रहे। लेकिन जो हिंदुओं को तोड़ने की बात की जा रही थी, तुम किस बिरादरी के हो, तुम्हारे यहाँ कितने जो है तुम्हारी बिरादरी के लोग सीईओ बन गए हैं, तुम्हारी बिरादरी के कितने लोग एडिटर हो गए हैं, तुम्हारी बिरादरी के कितने लोग। तो ये जो बिरादरीवाद फैलाने का नुस्खा किया था, ये विशेषकर अगर आप देखें तो बिहार से शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, और जहां जहां ये जातीयता का जहर घोल सकते थे कि हमें बांट करके ये अपना उल्लू सीधा कर ले। क्योंकि इनका जो फॉर्मूला था, ये मान के चलिए, एक फॉर्मूला ये था कि अगर ये बिरादरी मिल जाए, ये जात मिल जाए, जिसको मैं खुल के बताता हूं, ये जो तथाकथित MY फॉर्मूला, मेरी समझ में गई ये कौन सा फॉर्मूला है भाई? पूरे आप पहले अपने काम से, अपनी सत्यनिष्ठा से, अपने देश प्रेम से आप लोगों का दिल जीतिए जीतिए। ये जातीयता के आधार पर क्यों बांट रहे हैं? और उसके बाद जो संकीर्णता की बातें आई, उसके बाद बात यही समाप्त नहीं हो जाती। इसका तो पहली पायदान और पहली आपकी सीढ़ी ये है कि बटोगे तो कटोगे। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ने, निर्वाचन आयोग ने कुछ सुधार करने की कोशिश की कि जो घुसपैठिए हैं उनको हम बाहर कर दें, तो यही देश जो आज इनको, जो लोग अब जहां आंदोलन हो रहे हैं, यही जो देश है, आयरलैंड से शुरू करें, आयरलैंड, यूके, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्पेन, हॉलैंड, मतलब मैं तो गिनता चला जाऊं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया के 4 जनपदों में ये हो रहा है, सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ और मेलबोर्न। वहां भी ऐसे आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन उनकी चर्चा उतनी नहीं जो लंदन पे। आपने देखा छाती पे बैठ करके जो मूंग डल्ला है 2023 में, जब ये युद्ध शुरू हुआ था इजराइल और फिलिस्तीन वाला, जो हमास का, तो इनके यहाँ एक आंदोलन हुआ था नवंबर 2023 में, जिसको कहते हैं प्रो हमास रैली। उस प्रो हमास रैली में ये लंदन आर्टिलरी वॉर म्यूजियम के जैसे हमारा शहीद स्मारक है, उतना ही पवित्र रॉयल आर्टिलरी मेमोरियल लंदन में, वहां लोग छत गए, चढ़ के वहां पे चढ़ गए। वहां जाकर के आप याद करें, मुंबई में जो आजाद मैदान है वहां पर जैसे चढ़ गए थे, और वहां पे चढ़ गए थे, वहां पे जो डेसिक्रेशन किया महिला कर्मियों के साथ, तो तब तो ये हमें उपदेश देते थे, नहीं नहीं, आपको दरअसल इनको सेटल करना चाहिए, आपको इनको रोजगार देने चाहिए, आपके इनको मानवाधिकार का। हमसे ज्यादा मानवाधिकार का ध्यान कौन रखेगा? तो अब जब आप मानवाधिकार के अलमबरदार हैं, पहले तो एक सोची समझी रणनीति के तहत इन लोगों को, 57 इनके मुल्क हैं, उन्होंने एक ने शरण इनको नहीं दी, एक भी फिलिस्तीनी को इन्होंने शरण नहीं दी। लेकिन ये
कि पहले नैरेटिव तैयार करो और नॉन इस्लामिक देश जो प्रोग्रेसिव है वहां जाओ। अरे भाई, तुम ट्यूनीशिया अफगानिस्तान क्यों नहीं गए? अरे तुम इजिप्ट ने तो लेने से मना कर दी, चलो इजिप्ट छोड़ दो। तुम इराक क्यों नहीं गए? लेकिन किसी भी इस्लामिक देश में न जाकर के यूरोप पहुंच गए, और यूरोप पहुंच करके अब एक लंदन के फिगर्स अगर आप ले लें, बर्मिंघम वगैरह में तो लोग आज ये बताते हैं कि अगर आप चले जाए तो आपको मालूम ही पड़ेगा कि आप रावलपिंडी में है, पेशावर में है, ढाका में है या लंदन में है। लंदन का तो मेयर ही पाकिस्तानी है। मेयर भी है, और आज की तारीख में होम सेक्रेटरी भी जो है वो भी पाकिस्तानी है। खैर उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन बुराई इसमें यह है कि आप इनके आंदोलन और इनके इमिग्रेशन, आप इनके ऊपर कार्रवाई को नहीं करें। अभी एक बहुत वायरल वीडियो हो रहा है, एक ब्रिटेन का नागरिक कह रहा है कि मैं अभी आया हूं मोरक्को, मुस्लिम कंट्री है, यहाँ ब्रेकफास्ट मैंने देखा कि मुझे पॉर्क सॉसेज खाना है जैसे ब्रिटिश खाते हैं, मुझे हैम बेकन सलामी सॉसेज खाना है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे मिल जाएगा। लेकिन जब मैं ब्रिटेन आया, वहां पर मैंने जाके होटल में जब इंसिस्ट किया कि मुझे बेकन चाहिए, तो उनका ना बेकन की बात मत कीजिए, यहाँ लोग बड़े संवेदनशील हैं, और यहाँ पे ऊपर तो पुलिस अल्टीमेटली उसको पकड़ के ले गए कि आप रेसिस्ट हैं और इस्लामोफोबिक हैं। दिख गया। अब इंग्लैंड में कितने हैं? 4.1 मिलियन है, हिंदूज है 1.2 और अदर्स है 5.7 मिलियन। अब इतने आपने जब भर लिए हैं तो आप खुद सोचिए कि अब आपके बाद इसमें क्या होगा। लेकिन इस आंदोलन जिसकी चर्चा कर रहे हैं, इसका नेतृत्व कर रहे थे टॉमी रॉबिन्सन, और ये वहां के एंटी इमिग्रेशन के एक बड़े नेता हैं, हालांकि कई बार जेल भी गए हैं। लेकिन इस रैली में एलॉन मस्क ने वीडियो पे आकर के बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया, जो कि उस आंदोलन के लिए नहीं, यूके के लिए नहीं, वो सबके लिए है। फाइट बैक और डाई, लड़ो नहीं तो मरोगे, डू और डाई। फाइट बैक, फिर रिपीट कर रहा हूं, फाइट बैक और डाई। और प्रधानमंत्री महोदय जो थे स्टारमर साहब, सर स्टारमर साहब, अपने सुपुत्र के साथ जब 26 पुलिसकर्मी घायल हुए, वो फुटबॉल मैच देख रहे थे। तो अब ये तो इनकी गंभीरता दिखाई पड़ती है कि ऐसे आंदोलन के ऊपर आपको जनता से मिलकर के उनको कोई आश्वासन देना तो दूर की बात, आप एक फुटबॉल मैच देख रहे थे। और उस आंदोलन में बड़े महत्वपूर्ण नारे लगे, जो कुछ कुछ हमारे यहाँ के नारों के साथ हैं। स्टॉप द बोट्स, मतलब जिन नावों से ये लोग आ रहे हैं जबरदस्ती, इनको आप आने से रोके। सेंड देम होम, इनको वापस करें। हमारे यहाँ भी असम में प्रधानमंत्री जी असम में है कि कुछ इसके पहले की सरकारों ने इनको दिया, इनको मौका दिया, और बिल्कुल मौका दिया, इनको मौका दिया, इनको फैसिलिटेट किया, ये कहा ये हमारी अमानत है। और संगठित अपराधियों ने इनको जो तमाम पहचान पत्र होते हैं, वोटर्स आईडी है, आधार है, ये तमाम चीजें उपलब्ध कराई। स्थानीय भाषा के बारे में इनको पूर्वाभ्यास कराया, इनको सेटल कराया। और जैसा एक तौर तरीका होता है कि पहले जाकर के छोटे छोटे पूजा स्थल, मदरसे बनाओ, जब कोई ना बोले तो उसके बाद एक झोपड़ी बना दो, और कोई ना बोले तो उसके बाद 6 झोपड़ी बना दो, और उसके बाद त्योहार के दिन तुम 100 झोपड़ी बना करके उसके बाद पूजा पाठ अपना जो है पूजा पद्धति और इकट्ठा होकर के तुम अपनी कार्रवाई शुरू कर दो। हमारे स्वार्थी राजनेता वहां जाकर के आपके पानी की टंकी लगवा देंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलवा देंगे, प्राइमरी स्कूल खुलवा देंगे, और ब्लॉक कार्यालय खुलवा देंगे, जैसा कि आपने बनभूलपुरे वगैरह में देखा होगा, या आपने वहां किच्छा रुद्रपुर वगैरह में देखा था, जो ऊधम सिंह नगर के में जो डेवलपमेंट्स हुए थे। तो ये स्लो जैसे एपिडेमिक होता है, जैसे दीमक लगता है, समय समय छोटी सी मजार, छोटा सा पूजा स्थल, एक झोपड़ी, झोपड़ी फिर पक्की होगी, पक्की होने के बाद 2 कच्ची झोपड़ी, फिर 4 कच्ची झोपड़ी, फिर उसके बाद तो जाकर के हमारे जो सत्ता लोलुप राजनेता हैं, जो कहते हैं कि बाकी सब जो है फासिस्ट हैं, फिरका परस्त हैं, जो कहते हैं कि नहीं कटोगे बटोगे तो कटोगे, एक फिरका परस्त नारा है। तो तुम क्या चाहते हैं? तो तुम्हें कटना है तो तुम तैयार हो जाओ। आपको जान के सदमा लगेगा, इंग्लैंड में भी 1.5 लाख बच्चियों का बलात्कार हुआ है, और वहां कहते हैं ग्रूमिंग गैंग, जिसको कहते हैं ग्रूमिंग गैंग, जैसे हमारा कहते हैं लव जिहाद, वहां कहते हैं ग्रूमिंग गैंग। तो बीमारी तो लगभग वही है, और भुक्तभोगी केवल यूके नहीं है। हमने आपके सामने 8 कंट्रीज के नाम बताए प्रमुख, लेकिन ऐसी कंट्री जहां पर ये 500 इमिग्रेंट्स पहुंच गए, 500 नहीं, अगर आधा मिलियन इमिग्रेंट्स पहुंच गया, वहां की फिजा बिल्कुल बिगड़ चुकी है। और ये एन केन प्रकारेण अपनी जनसंख्या बढ़ा करके आपके सामने आयरलैंड, हॉलैंड, यूके, पोलैंड, पोलैंड ने तो फिर भी बहुत काम किया है,
लेकिन जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इसके अलावा तमाम कंट्रीज बता दूं, स्पेन वगैरह, पूरी ये सब बुरी तरीके से को प्रभावित है। अब इनकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? ये जो प्रदर्शनकारी थे, ये अमेरिका और इजराइल के झंडे लेके चल रहे थे। जैसे इजराइल ने कहा था अमेरिका फॉर अमेरिकन, ये उनका किनारा मैं भी आपको बता, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जो हम लोग कहते हैं इंडिया फॉर इंडियंस, वहां पर भी देखिए जिस तरीके से ये रॉयल आर्टिलरी वॉर मेमोरियल पे चढ़ गए थे, यहां पर ही क्या कहते हैं, हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, हम जो भारत हमारी माता की जय नहीं कहेंगे, भारत माता की जय नहीं कहेंगे, हमारा जो राष्ट्रीय स्तंभ है कश्मीर में, हम उसको तोड़ देंगे। तो चुन चुन करके आप वो चीजें करेंगे जो हमारे संविधान का विरोध करती है। अरे भाई, आपको इतना ही शौक है तो आप अफगानिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, यहां शोभा क्यों बढ़ा रहे हैं? पहले आप जा करके वहां की सुविधा भोगेंगे, वहां की दान दक्षिणा लेंगे, वहां की चैरिटी के ऊपर आप जिंदा रहेंगे, और उसके बाद फिर आप अपनी ठनक दिखाएंगे, उसके बाद जाकर के ग्रूमिंग गैंग्स चलाएंगे। यहाँ लंदन की सड़कों पर जो भीड़ उतरी थी वो भी तो यही कह रही थी कि ये हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से आते हैं, यहाँ के माहौल को बदल देते हैं, हमारे संसाधनों पर जिन पर हमारा हक है उस पर ये हक जमाते हैं, और इनको एक पार्टी अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। तो यही रोना तो हमारे यहाँ है। पीएम मोदी ने भी असम में जो कहा, यही तो कहा कि एक पर्टिकुलर पार्टी जो 125 साल पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उसने अपने वोट बैंक की खातिर इनको यहाँ पर बैठाया, और आज भी वो उनकी पैरवी कर रहे हैं। तो कहानी तो एक जैसी नजर आ रही है ना दोनों तरफ। अरे अंजू जी, आप क्या बात कर रही हैं? पूर्व इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे, आसाम के रहने वाले थे, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन इससे संदेश बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत का जो आसाम का रहने वाला, उन्होंने मुझे व्यक्तिगत कहा कि जब मैं बच्चा था तो आसाम में एक भी मस्जिद नहीं दिखाई पड़ती थी। और ये बात जब मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी बात हुई थी आज से 20 साल पहले। कहते कि आज मालूम पड़ता है कि सिर्फ मस्जिद मदरसा सिर्फ यही दिखाई पड़ता है। ये बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के संभव ही नहीं था। आप आसाम की छोड़ दें, आप उत्तर प्रदेश आ जाए, आपकी बहेड़ी से लेकर के किच्छा, लाल कुआं, पंतनगर, हल्द्वानी, लाल कुआं, और इसके बाद आता काठगोदाम, और ये उत्तराखंड में तमाम हाँ, उत्तराखंड में, यहाँ पे भी यही हाल है। और ऐसा देश का आज कोई कोना ढूंढना मुश्किल है। अब तो मैं अभी तो मैं बात कर रहा हूं कुमाऊं, अब मैं गढ़वाल हिल्स पे आ जाऊं, जोशी मठ से लेकर के तमाम जगह, सहारनपुर में तो राम भद्राचार्य, वहां के एमएलए गुम्बर जी ने कहा है कि यहां पर हिंदुओं का पलायन हो रहा है। पलायन हो रहा तो चिंता का विषय है ये। कहीं भी अगर लोग मकान अपने बेच के जा रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश का एक मैंने क्लिप देखी है, जबलपुर का कोई मोहल्ला है, 8 दिन पुराना, TV9 का एक क्लिप है, उसमें भी कह रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पहले एक घर होगा, उसके बाद 4 घर होंगे, उसके बाद 18 घर होंगे। बुराई नहीं है, सबको बराबर कर, लेकिन वहां जाकर के पहले अपना कूड़ा फेंकें, खुलेआम कुर्बानी करें, मवेशी का छिछड़ा लोगों के, जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, उनके घर के सामने फेंकें, बहु बेटियों का निकलना हराम करेंगे, तो कौन शरीफ आदमी रुकेगा? क्योंकि इसके ऊपर सरकार को एक सर्वे करना चाहिए। और अस्वाभाविक रूप से कहीं कोई घट रहा है, बढ़ रहा है, मैं दोनों बातें कह रहा हूं, कोई घट रहा है या बढ़ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करे, और वहां पर अगर किसी तरह की कोई एक चाल चली जा रही है। अब आप देख लीजिए, मेरठ का एक कस्बा है, मेरठ में सोतीगंज है, वहां आपने सुना होगा, कोई हाजी नाम बड़ा अजीब सा है, तो वो वैसे भी बड़े शातिर दिमाग के हैं। कोई भी दिल्ली से गाड़ी निकलती थी रात को, तो 4-5 गाड़ियां निकल जाती थी, और मिनटों मिनटों में वो गाड़ी कट कुट करके उनका अंजर पंजर अलग हो जाता था। तब की गाड़ी में कार्बोरेटर होता था, बैटरी अलग है, इंजन अलग है, गियर बॉक्स अलग है, सीट अलग है, म्यूजिक सिस्टम अलग है, एयर कंडीशनर अलग है, और सब चीजें निकल करके कबाड़ी कट जाती थी। अब आप ये बताइए कि ये व्यापार ऐसे खुलेआम सोतीगंज में कैसे हो रहा था? सोतीगंज में ये अब बताइए कि 5 साल का हिसाब किसी ने लगाया है, हालांकि मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही है, 28 बिलियन रुपए का ये कबाड़ का कारोबार था, और किसी की हिम्मत नहीं थी वहां जाए। और उन्होंने किलेबंदी भी अपनी ऐसी कर रखी थी। ये तो योगी जी ने जाकर के इनकी कमर तोड़ी, इनकी सारी गाड़ियों के अंजर पंजर और कबाड़ खाने जो थे, उसका नाम भी था मोहल्ले का कबाड़ी बाजार, कबाड़ी बाजार नाम भी था मोहल्ले का, उसको बिल्कुल नेस्तनाबूद किया। लेकिन अब योगी जी कर रहे हैं, तो इस तो फिरका परस्ती में आएगा। आपने एक ही बिरादरी, अब वही बातें, बिरादरी छोड़ दीजिए, आप अगर गाड़ी काट रहे हैं तो आपका नागरिक अभिनंदन होगा, आपको पद्मश्री के लिए नामित किया जाएगा। गाड़ी काट रहे हैं तो आप भुगतेंगे नहीं,
जो भी गाड़ी काटेगा, तो इस पे ये जो 105 साल पुरानी वाली पार्टी है, तो मैं जब उनसे बात करता हूं, भाई जो खिदमत का मौका देगा उसी की तो सेवा होगी, कि आप जिसको चाहे मनमाने तरीके से कर दें, कि आप बैलेंस करेंगे कि चूंकि आपने इस बिरादरी के इतने गिरफ्तार किए तो दूसरी बिरादरी के भी इतने कीजिए, वरना फिरका परस्त हो जाएंगे। ऐसे तो नहीं चलता कानून। अब इनकी बातों पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये बात केवल आसाम पे लागू नहीं होती है। मैंने आपको उत्तर प्रदेश बताया, उत्तराखंड बताया, मैंने दिल्ली बताया, मैंने आपको एनसीआर में बताया, राजस्थान बताया, जबलपुर बताया इस चीज को। और अभी तो हम छोड़ दें अपने घर की बात, जब आपके दूर यूरोप में ये आलम है, और एक मौलवी साहब ये कह रहे थे कि इस्लाम इकलौती एक एक आशा है अमेरिका के लिए, क्योंकि ये देश जो है ये समलैंगिकों का हो रहा है, और यहाँ डरपोक लोग हैं, दुराचारी लोग हैं। तो इस तरीके की जब भाव भंगिमा है, अरमान देख लीजिए, अरमान देख लीजिए। तो ऐसे लोगों के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। आप सर धर्म का प्रचार करें, धर्म का पालन करें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन घर के अंदर करें। घर के बाहर अगर आए और उसका लब जिहाद करने की कोशिश की, दुनिया जाग चुका है। सर जैसे पीएम मोदी ने भी कहा कि डेमोग्राफी बदल रही है, अचानक से एक इलाके में वोट बढ़ जाते हैं एक पर्टिकुलर जमात के, वो कैसे हो रहा है? कहीं बाहर से तो लाए जा रहे हैं, और आज तक तो किसी ने उस पर पहरा लगाने की कोशिश ही नहीं की कि कैसे ये बांग्लादेशी आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं। अब जब उनको बाहर भेजने की तैयारी हो रही है तो रोते गाते ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। सर अब तो ऐसा लगने लगा कि शायद इस देश के लोगों को भी एक दिन इसी तरीके से उतरना पड़ेगा। लोग तो उतर ही रहे हैं। आप ये देखें, एक तरफ तो पक्ष उतर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने केवल यही कहा कि जो देश के वास्तविक नागरिक हैं, जो असली नागरिक हैं, उनको वोट देने का अधिकार है। तो जो SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो क्रिया की, यही तो देख रहे हैं कि जो असली नागरिक हैं उनके पहचान पत्र चिन्हित कर लें और उस पर कार्रवाई करें, और तो कोई बात नहीं कही। लेकिन जो चोर होता है, आपने कैसे चेकिंग की बात कर दी। हम अपनी कोई चेकिंग नहीं कराएंगे, हम CAA नहीं होने देंगे, हम NRC नहीं। क्यों नहीं होने देंगे? देश किसी के, मतलब आप समझते हैं कि बपौती है किसी की, बाबर की या हुमायूं की? ये देश भारत का है, ये देश भारत है, और भारतवासियों का अधिकार है। और किसी गलतफहमी में कोई न रहे कि बिना अपने पहचान पत्र दिखाए आप पूरे सुख सुविधा के उपभोग नहीं कर पाएंगे। AI का जमाना आ गया है, सबकी कलई खुल चुकी है। हम क्या चाहते हैं, हमारा दूरगामी एजेंडा क्या है, हमने 10 साल पहले क्या कहा था, हर चीज ये सामने आ चुकी है। जिन लोगों ने बहुत बड़बोलापना दिखाया था, अगर आपका नियत साफ है तो आप CAA और NRC का विरोध क्यों करेंगे? आप सर का विरोध क्यों करेंगे? लेकिन अगर हम घुसपैठी हैं, हमारे पास कोई कागजात नहीं है। जैसे हम एक डिबेट में थे, तो वहां पर एक आसाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता या सामाजिक समाज सेवी थे। उनका, साहब हमारे पास तो न कोई आधार कार्ड है, न हमारे पास कोई पैन कार्ड है, न वोटर्स ID है। तो हमने कहा, तो ये बताइए आपके पास कोई हाई स्कूल, स्कूल लिविंग सर का, वो भी नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास तो, हमने कहा, तो अब जिस गांव में रहते हैं वहां का प्रधान आपको दे कब से, वो भी हमारे पास नहीं है, और प्रधान देने को तैयार नहीं है। तो हमने कहा, आपका मामला ऐसे ही है जैसे एक चोर ने अपने हाथ की सारी फिंगरप्रिंट्स हटा दी कि कहीं हम जाएं तो हमारी फिंगरप्रिंट्स ना है। वो इसीलिए पकड़ा गया क्योंकि उसकी फिंगरप्रिंट थी ही नहीं। यही जो स्मार्टनेस आप दिखा रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता महोदय, कि हमारे पास न जात का पता, न बाप का पता, ये दुखिया अनाज जाए कहाँ बेचारा, तो ये आपके लिए अब ये बिल्कुल मौत की घंटी है। ये आपके लिए, जब आपके पास कुछ है ही नहीं, और गांव प्रधान भी आपको मानने को तैयार नहीं कि ये आपके गांव में कभी रहा है, आपका परिवार कभी रहा है, तो जाहिर है ये चुट्टा है, ये बाहर से आकर के अपनी आइडेंटिटी तैयार कर रहा है। अंजू जी, ऐसे चुट्टों को बाहर करना होगा। बल्कि एक स्कूल ये कह रहा है, हालांकि मैं जानता हूं इलीगल है, वो हो नहीं सकता है, वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं, इनकी नागरिकता सबकी समाप्त कर दें। इनके एम्प्लॉयमेंट की जो है कि बिल्कुल आप कोई रोजगार नहीं ले सकते हैं, केवल आप लेबर का काम कर सकते हैं, और सारी सरकारी सुविधाएं आप बंद कर दें। इनको ले जाके बांग्लादेश बॉर्डर में, बिल्कुल जहां हमेशा बाढ़ रहती है, वहां ले जाकर के इनको इकट्ठा करते, खाने पीने का इंतजाम कर दें, क्योंकि हम लोग बहुत ही उदार देश है। इनकी पूरी सुख सुविधा का ख्याल, खान पान, चिकित्सा, उसमें कोई कमी ना हो, सुरक्षा। और इनको फेस्ड आउट तरीके से ड्रोन टेक्नोलॉजी से, CCTV के माध्यम से भागने न दें, चाहे चिन्हित करने के लिए जो भी हमें करना पड़े, चाहे चिप्स डालनी पड़े। और इनको बांग्लादेश आए तो बांग्लादेश जाना है, म्यांमार से आए हैं तो म्यांमार भेजना पड़ेगा।
लेकिन इनको अपने देश, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भी कहता है इनको जब 1 करोड़ थे कि इनको अपने देश जाना पड़ेगा, वरना युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो युद्ध की स्थिति तो उत्पन्न हो ही गई है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर हम कैसे पाल सकते हैं एक पूरे देश को अपने यहाँ? टैक्स एक पैसा नहीं, किसी तरह के सरकारी भुगतान आप करते नहीं, सुविधा पूरी चाहिए। आप किसी अस्पताल में चली जाइए, एनसीआर में जाके देखिए, आप जागरूक पत्रकार हैं, आपको दिखाई पड़ेगा कि 25% वहां मरीजों में इन्हीं लोगों को दिखाई पड़ेगा नाजायज बांग्लादेशी नागरिक अस्पताल में। जहां सरकारी सुविधा है वहां आपको दिखाई पड़ेंगे। किसी भी अस्पताल में जहां फ्री सीट्स वगैरह होती है वहां ये बांग्लादेशी दिखाई पड़ेंगे आपको। तो जो इंग्लैंड में हुआ है, इंग्लैंड में तो प्रतिक्रिया हुई है, वो तो हमें उपदेश दे रहे थे, नहीं नहीं आपको मानवाधिकार का आपको ख्याल रखना चाहिए, आप लोग इस्लामोफोबिक हो गए। तो मियाँ की जूती मियाँ के सिर पे जब पड़ी तब इनको अकल आई कि अब ये फिर अब हमें समझा रहे हैं। और तो छोड़िए, जापान में तो शिंतो संप्रदाय है, वो बौद्धों से भी ज्यादा शांति प्रिय है। तो ये लोग जब वहां गए तो वहां पे भी यही लव जिहाद और वहां की जापानी महिलाओं के साथ दुराचार, वहां पे भी जाकर के अजार मजार बनाने के चक्कर में आ गए, तो वहां पे जापानी भी सड़क पे उतर आए। अब सवाल ये उठता है पूरे विश्व के, मैंने आपके सामने 18 देश की जगह बताया कि जहां लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, सब गलत हैं, सब जो है फिरका परस्त हैं, सब जो है एक तरफा बात कर रहे हैं, सब जो है इस्लामोफोबिक हैं। आप अपने अंदर अंतर मंथन कीजिए, हर जगह आप जा रहे हैं और ये आपके खिलाफ इतनी ज्यादा अगर हेट्रेड है तो आपको चिंतन करना चाहिए कि क्या कारण है। और बिल्कुल स्टॉप द बोट, सेंड देम होम, वी वांट आवर कंट्री बैक। तो ये भारत ही नहीं, और एलॉन मस्क ने जो दिया है ये काफी एक तरीके से बटोगे तो कटोगा, ये अंग्रेजी रूपांतरण है अंजू जी कि फाइट बैक और डाई। मैं समझता हूं कि इस चिन्ह को रूपांतरण करा के जो अंग्रेजी समझते हैं वो अपने यहाँ एक बार देख लें, अपने यहाँ रख लें, इसके बुक मार्क बना लें, उसको रख लें, फाइट बैक और डाई। मैं फिर कह रहा हूं, हमारी किसी से घृणा नहीं है, हमारी किसी के प्रति हिंसा नहीं है, लेकिन आत्मरक्षा सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। अपने अपने परिवार, अपने समाज, अपनी देश की रक्षा करना ये हमारा पुनीत उत्तरदायित्व है, और इसमें किसी को हमें शिक्षा और उपदेश की भाषा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका प्रोग्राम जिस दिन टेलीकास्ट होगा, आप पाठकों के रिमार्क्स देखिएगा, इतने पॉइंट पर आपने ये कहा, इतने पॉइंट पे आपने ये कहा, इसका मतलब एक चीज तो संतोषजनक है कि आप एक एक चीज इतनी बारीकी से सुनते देखते हैं जितना आप और हम भी नहीं देखते हैं। ये बात तो संतोष का विषय है कि बड़ी बारीकी से आप का प्रोग्राम देखते हैं, फिर उस पर मीमांसा करके टिप्पणी और परामर्श देते हैं। बिल्कुल सर, बातें सुनते हैं लोग, और अगर आपकी बातें 5 लोगों तक भी पहुंचेंगी, 5 लोग भी मानेंगे तो कम से कम मैसेज तो चला गया। वो 5 आगे जाके कुछ और 5 को बताएंगे, 25 को बताएंगे, 50 को, कहीं तो बात पहुंचेगी। और पीएम मोदी ने तो सीधे सीधे कहा ना कि जो अवैध तरीके से आने वाली घुसपैठी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। सर, हमने कितनी बार देखा है कि जम्मू कश्मीर में जो सेना के कैंप पर हमले हुए, उसमें रोहिंग्या जो थे वो मुखबिरी करते थे। नहीं, इनके तो बचाव में कितने लोग हैं। अभी हमारे अशोक स्तंभ के ऊपर जो आक्रमण कश्मीर में हुआ, आपने आक्रमणकारियों के विरुद्ध जरूरी नहीं समझा महबूबा ने और उमर अब्दुल्ला ने। आपने कहा कि मस्जिद में उसका स्थान क्या है, स्थान है या नहीं है, नोट का तो स्थान तुम्हारी जेब में है, पासपोर्ट का स्थान तुम्हारी जेब में है, उसमें अशोक का स्तंभ वहां पे। लेकिन नहीं, जिस चीज में है तात्कालिक लाभ हो रहा उससे विरोध नहीं। बाकी तो हमारी छोटी फुटबातिया राजनीति कहीं चलने लगे तो उसको आधार बना करके हम राजनीति करेंगे। वास्तविकता ये है, देश का जो दुश्मन है वो हमारा आपका दुश्मन है, इसमें कोई असहमति नहीं हो सकती है। जो देश का दुश्मन वो हमारा आपका दुश्मन, और वो जब तक प्राण है, जब तक सांस है, तब तक मैं उसका विरोध करूंगा। अंजू जी, इसको आप कुछ भी कह लीजिए, आज मैं बता दूं, लोग हमसे पूछते हैं आखिर भारत का कल्याण, भारत का भविष्य आगे सिर्फ मुझे दिखाई पड़ रहा है मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण। इस प्रकार का सशक्त नेतृत्व, सबकी तो हालत खराब हो गई है। जो सच्चाई सामने आ रही है, झूठ बेनकाब हो रहा है, क्योंकि आईटी और एआई ने इतना काम तो कर दिया कि झूठ अब चलेगा नहीं। हम लोग साहब बड़े शांतिप्रिय हैं। अब कितने शांतिप्रिय हैं एआई 2 मिनट में बता देगा आप कितने शांतिप्रिय हैं, आपके हाथ में कितने का खून सना हुआ है। तो वो अंजू जी, ज्यादा दिन झूठ की नाव अब डूब चुकी है, झूठ की नाव डूब चुकी है।
सच्चाई ऊपर आ चुकी है। जिन जिन लोगों ने लड़कियों को उनकी बोटी बोटी काट के फ्रिज में रखा है, आज अभी आप डालिए एआई और चैट जीपीटी पे कितनी लड़कियों को किसने कितनी बार काट करके फ्रिज में रखा, रिजल्ट सामने है। कितनी लड़कियों को बरगला करके धर्म परिवर्तन किया, रिजल्ट सामने है। कितनी लड़कियों को सेक्स स्लेव बना करके इराक भेजा गया, ये चीज सामने आ जाएगी। तो निष्कर्ष हमारे सामने है। अगर आपको उसी रास्ते पे जाना है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जरूर जाइए। और नहीं जाना है तो माता पिता और शिक्षकगण सतर्क हो जाए, समाज के जो बुजुर्ग सतर्क हो जाए। आज पूरे विश्व में एक जागरण का समय आया है। सर, अभी आप देखिए कि जगत गुरु राम भद्राचार्य ने भी कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो तो मिनी पाकिस्तान बन चुका है। उसके बाद आप समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान देखिए, कितना दर्द हो रहा है उनको। क्या इनको नूं नजर नहीं आता जिसको ये कहते हैं कि हमारा इलाका है, यहाँ मत आइए। आप ये देखिए उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं जहां पर दूसरे समुदाय के लोग जा ही नहीं सकते। आप बॉम्बे की बात याद कीजिए सर, जब मैंने और आपने एक प्रोग्राम किया था कि वहां पर तो सुकून सोसाइटी नाम से आ रही थी जो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर जमात के लिए थी। अब्दुल्ला नाम की सोसाइटी तो लखनऊ में ही बन रही थी जिस पर अभी 2 दिन पहले बुलडोजर चला है। आप सही कह रहे हैं अंजू जी, ऐसी सोसाइटीज नो गो एरियाज केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी है। अब ये नो गो एरियाज आपके कुछ हरियाणा में, नो आपने नाम ले लिया, कुछ दिल्ली में भी है जहां पे बड़े अभी आंदोलन वगैरह हुए थे, उसके आसपास नाम लेना ठीक नहीं है। लेकिन नो गो एरियाज आपके कुछ एरिया से भारत में है, लेकिन नो गो एरियाज दुर्भाग्य से अब लंदन में भी हैं, एम्स्टर्डम में भी हैं, न्यूयॉर्क में भी हैं। तो नो गो एरियाज तो ये अब जहां जहां ये समस्याएं उत्पन्न होंगी तो वहां नो गो एरियाज भी होंगे। लेकिन उन पुलिस को चाहिए, वहां के पुलिस कर्मियों को और प्रशिक्षण लेना हो तो उत्तर प्रदेश पुलिस इन सब मामलों में, क्योंकि उसका लंबा अनुभव है, नो गो एरियाज में कैसे जाते हैं, कैसे टैकल करते हैं, पूरे प्रेम और सौहार्द को स्थापित करते हैं, बिना किसी हिंसा के पूर्वाग्रह के कैसे शांति स्थापित करते हैं। संभल में आपने देखा, आपने और जगहों पे देखा, तो उसका प्रशिक्षण यूपी पुलिस और भारत की पुलिस दे सकती है। और वो समय दूर नहीं कि जब ये प्रशिक्षण के लिए भारत आएंगे, उत्तर प्रदेश आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। नो गो एरिया ही तो बनाया जा रहा था संभल को, जहां पर अब एटीएस की भी एक यूनिट बनने जा रही है। थाना तो अब पहले ही बन चुका है। इसको लेकर भी बड़ा बवाल मचा हुआ है कि क्या जरूरत है उसकी। भाई जहां जहां ये सब होगा सर, वहां एटीएस की अगर यूनिट रहेगी तो इनके सिर पर डंडा हमेशा रहेगा ना। बिल्कुल सही है। आपत्ति थाने चौकी और एटीएस से आपत्ति तो वही करेगा। सामान्य व्यक्ति तो स्वागत करता है, भैया चौकी खोल दो, थाना खोल दो। लोग शिष्टमंडल लेके जाते हैं, सिग्नेचर कैंपेन करते हैं, लेकिन कहते हैं हमारे संसाधन नहीं है, हमारे पास कर्मचारी नहीं है। यहां खुल रहा तो मना कर रहे हैं। अरे भाई चोर ही तो मना करेगा, एटीएस थाना ना खोल, क्योंकि चोर ही कुछ ज्यादा नुकसान है। अमन पसंद आदमी तो चाहेगा कि एटीएस खुले, थाना खुले, चौकी खुले। लेकिन सर अब देखते हैं कि जो कुछ लंदन की सड़कों पर हुआ है उसके बाद हमारे देश के अंदर जो एक पर्टिकुलर जमात है जो घुसपैठियों के वोट बैंक की राजनीति में सबसे आगे है, वो किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। क्योंकि जो नारा योगी जी ने दिया था वही नारा तो लंदन की सड़कों पर गूंज रहा था। और इसका साफ मतलब है सर कि यूरोप के देशों में भी ये सब कुछ एक पर्टिकुलर जमात के खिलाफ होना शुरू हो चुका है। सर आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।